मैंने आप लोग के साथ इसकी इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करने की ट्राई किया था बच्चों ने? हुआ नहीं या ट्राई नहीं किया? मिला ही नहीं। लिंक तक तो मैंने बच्चों शेयर कर दी थी इसी वजह से कि ऑप्शन नहीं, क्लिक करोगे वो खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा। ऑप्शन नहीं आएगा। जो मॉडल पेपर है तो लास्ट वाला मैंने एनसर्कल रेड से किया हुआ है, उसको जब क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू क्लिक इट। इधर अब ऑब्वियसली ये ऑलरेडी हुआ है और फिर टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस वजह से मैं यहाँ नहीं कर। ऑनलाइन स्टूडेंट। हेलो। इसको क्या हुआ? मैंने खिलाया भी कुछ? वो आके चेक कर ले। जी, ये क्वेश्चन था हमारा जिसपे हम कल थे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हिल रही तार हिल रही। जी वेट कीजिएगा बेटा, 1 मिनट। मैं लगी टेप। अब सही हो गया। हेलो। नहीं फिर जी बच्चे 2 मिनट जरा वेट कीजिएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हेलो। हाँ जी फिलहाल अब ओके। जी कल हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 14। मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स हमारे जो है वो एक क्वेश्चन आ सकता है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लेटर से रिलेटेड या ईमेल से रिलेटेड। या आपको वो टॉपिक दे देंगे एक सिंपल सा, इसके ऊपर आप लेटर लिख लो या ईमेल लिख लो या सर्कुलर लिख लो। दूसरा, आपको वो बना बनाया लेटर दे देंगे, जैसे इस पर आपके सामने है, जो क्लियर से सारी लिखी हुई है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ वीकनेसेस होंगी, कुछ ना कुछ एरर्स होंगे, वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। एक बॉक्स के अंदर हमने वो 5 आइडेंटिफाई करने हैं वीकनेसेस, उनको लिखना है। और नीचे एक और बॉक्स उन्होंने दिया हुआ होगा जिसके अंदर हमने इसी लेटर को रीराइट करना होगा या रीड्राफ्ट करना होगा। या तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, या वो सिंपल सा टॉपिक दे देंगे और कह देंगे कि इसके ऊपर ईमेल लिख लें या इसके ऊपर लेटर लिख लो या इसके ऊपर मेमो लिख लो और so on and so forth। वो वाला तो जरा इजी है। वो सेकंड वाला आपका जो सैंपल टेस्ट है उसके अंदर है, अगर आप उसके अंदर BWC2 लगाते हो, तो मैंने आपको कल दोनों टेस्ट 1 और टेस्ट 2 की ऑप्शन भेजी थी और लॉगिन डिटेल भी भेजी थी। तो जब आप वो 2 वाला टेस्ट लगाओगे, उसके अंदर उन्होंने सिंपल सा टॉपिक दिया हुआ है, इसके ऊपर आप लेटर लिख लो। और ये टेस्ट 1 है सैंपल वाला, इसके अंदर उन्होंने बना बनाया जो है वो हमें लेटर दिया हुआ है। तो इस तरह का भी हम क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। देखिए ऊपर इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई है वो जरा पढ़िएगा क्वेश्चन के आगे। Analyze the following letter. List down 5 weaknesses. ग्रामेटिकल एरर्स नहीं उन्होंने यहाँ लिखे, उन्होंने लिखा है वीकनेसेस को फाइंड आउट करना है। और 5 को उन्होंने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया हुआ है कि अगर आप लोगों को 5 से ज्यादा भी, हमें 5 से ज्यादा नहीं चाहिए। आईपैड के एग्जाम में आपने सिर्फ 5 लिखने, उन्होंने वादे तौर पर बता दिया, आप 8 लिख लोगे 9 लिख लोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें सिर्फ 5 को आइडेंटिफाई करना है वीकनेसेस को, और सिर्फ ग्रामेटिकल एरर्स नहीं हो।
फॉर्मेट की गलती हो सकती है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड या लैंग्वेज अंदर यूज की हुई हो, उन्होंने रूड किया, बच्चों वाला लिखा हुआ, वो इस टाइप की वीकनेसेस को हमने आइडेंटिफाई करना है, नीचे बॉक्स के अंदर मेंशन करना है, और उसके बाद एक्सिक्यूट लेटर को सही तरीके से हमने दोबारा से लिखना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इस टाइप का अगर हमारे पास लेटर आता है। अब ये देखो नीचे जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक ये बॉक्स है आपका जिसके अंदर वो कह रहा है कि यहाँ आपको प्रोविजन है कि आप यहाँ 5 वीकनेसेस कैसे बता दो। अब आपकी मर्जी है कि आप 1 डालो और उसके आगे वीकनेस लिख लो, फिर 2 डालो और उसके आगे वीकनेस लिख लो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह आप 5 वीकनेसेस को मेंशन कर सकते हो। फिर नीचे वाला जो बॉक्स है उन्होंने उसकी हेडिंग दी हुई है रीड्राफ्ट। सॉरी मैं इसको हिला नहीं सकती इधर। तो रीड्राफ्ट मतलब इस वाले बॉक्स के अंदर अब हमने अपना सही तरीके से लेटर लिखा। यहाँ तक क्लियर है ये? बिल्कुल ओके। एक दफा बीच के सेशन में मैं दोबारा से इस पेपर को ओपन करके दोबारा से आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगी, लेकिन अभी के लिए आई थिंक क्लियर है। अगर नहीं है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। इसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। चीज समझ में आ गई है? दो टाइप्स ऑफ आपके जो है वो लेटर्स आ सकता है, या लेटर का क्वेश्चन एक सिंपल टॉपिक दे देंगे, और इस वाला 14th नंबर क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ लेटर नहीं आता, या वो लेटर का टॉपिक देते हैं, या वो ईमेल का देते हैं, या वो मेमो का देते हैं, या वो सर्टिफिकेट देते हैं, या वो मेमो रिपोर्ट का देते हैं। इन पांचों में से कोई एक सवाल आता है, और वो इन्हीं दोनों तरीकों से आएगा, या टॉपिक या बने बिनाई चीज, उसके अंदर से वीकनेसेस और आपने फिर जो है वो नीचे रीड्राफ्ट करना है। अभी हम आगे नहीं, मैं अभी पढ़ रही इसको लेकर के मुझे इसमें से वीकनेसेस आप लोग बताओ। ये हम लोग किसी और दिन अपना टास्क करेंगे, इसी को ओपन करके इसी लेटर को, कि आप अपने मुझे इसमें से आइडेंटिफाई करके बताओ कि क्या वीकनेसेस आपको लग रही है। वो अभी हम नहीं करें क्योंकि अभी कुछ बच्चों को फॉर्मेट का पता है, कुछ बच्चों को फॉर्मेट का नहीं पता है। तो वंस लेटर का फॉर्मेट देन वी आर गोइंग टू कम हियर एंड डू दिस, क्योंकि अभी हमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाला फॉर्मेट पता है। अभी जो आईकेप की तरफ से या जो यूनिवर्सल फॉर्मेट है लेटर का, वो अभी सारे बच्चों को नहीं पता। तो जब पता चल जाएगा उसके बाद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि क्या फॉर्मेट की गलती अगर है। तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट टुडे। लेट मी क्लोज दिस। अब हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे कोई क्वेश्चन प्लीज? अच्छा, एक ही इमेज मैंने अभी डाउनलोड करवाई है, इसको देख लेते हैं फिर लेक्चर पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे अगर नजर आ रहा हो? चौकीदार गार्ड होता है ना, तो ये असल में कोई चौकीदार, ठीक है, कहीं के होगा ये चौकीदार बंदा जो है। और अब एक सेकेंड, रीजन मैं बताती हूँ कि मैं क्यों दिखा रही हूँ इमेज आपको लेक्चर स्टार्ट करने के लिए। 50% बेटा, बट डोंट एम फॉर 50%। 75-80% की एम करो। बताना पड़ता कितने पढ़ते हम 55, 57, 58 ला सकते हैं। अगर 50 की ही वो टारगेट बनाओगे तो फिर तो नीचे आ सकते हैं हम। सो एम जिसको कहते हैं ना कि ड्रीम बिग, और एम आपका हाई होना चाहिए। तो अल्लाह करे कि हम 85 की तैयारी करें तो हमारे 85 भी आ जाए। मैं ये नहीं कह रही कि जरूरी है कि आप बताना खाता हम नीचे ही आएंगे। एम जरा ऊपर होना चाहिए। और वो लाइफ में अगर अभी मार्क्स को लेकर एम ऊपर होगा तो फिर जारी बात है आगे की जिंदगी में जो भी प्लानिंग करोगे तो उसमें भी एम हमारा ऊपर ही होगा। अच्छा, ये मकसद दिखाने का आपका ये है कि एक सिंपल सा बंदा है, सिंपल सा चौकीदार है, इसकी थोड़ी सी ग्रूमिंग थी तो वो ये बन गया। एक और इसकी ये इमेज है बंदे की, वो ही बंदा है, सिर्फ क्या बदला है, अभी तो वो बोल भी नहीं रहा ना, पहली इमेज में बोल रहा था ना दूसरी इमेज में बोल रहा था। हमें नहीं पता कि उसका वर्बल जो ओरल ही वो किस तरह का होगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ उसका बॉडी लैंग्वेज, कि इसके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया और उसके कपड़े चेंज हो गए हैं, तो वो कितना बंदा डिफरेंट लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ये चेंज हमने अपने अंदर लानी है बाय द टाइम आप लोग यहाँ से अपना पूरा सीए करके निकलोगे। सॉरी,
नहीं, मैं ये नेगेटिव वाला एटीट्यूड नहीं कह रही, मैं नॉट, आई शुड नॉट हैव यूज्ड द वर्ड एटीट्यूड, आई शुड हैव यूज्ड द वर्ड स्टाइल, कि स्टाइल उसके अंदर आ गया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको पैसे से सिर्फ स्टाइल आता हो, ठीक है। आपने सिर्फ ये क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि पहनते ओढ़ते कैसे हैं, चलते फिरते कैसे हैं, उठते बैठते कैसे हैं। दरवाजा एक तरीका होता है खोलने का, ठा दरवाजा खोलते हो तो वो दरवाजा जाके दूसरी वाली दीवार पे पटक जाता है, और वही दरवाजा आप आराम से तरीके से खोल के एंटर कर रहे हो। तो ये चीजें तो पैसे से क्या आती है। तो थोड़ा सा मैनर, थोड़ा सा बिहेवियर, थोड़े ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। अभी आप लोग का कुछ इस तरह का एक सेशन मेरे ख्याल से होता है यूजुअली हमारा, तो वो होगा कि आप लोग को बताया जाएगा कि सेल्फ ग्रूमिंग किस हद तक जरूरी है आपके इस प्रोफेशन के लिए, ओवरऑल जिंदगी में भी ग्रोथ के लिए, ग्रो होने के लिए, या प्रोफेशनली आपको बेटर होने के लिए ग्रूमिंग की जरूरत है, लेकिन इस प्रोफेशन में कुछ ज्यादा ही है। सो इस वजह से मैंने कहा जब तक आप लोग का सेशन होगा तो मैं ये इमेज जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये बंदा ऐसा था और वैसा हो गया, जस्ट बिकॉज के उसने कपड़े अच्छे पहने। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द बेसिक लेक्चर, हमारा जो आज का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों के साथ 2-3 मेजर फाइल्स जो हैं वो शेयर कर के अंदर, आई होप कि आप लोगों ने चेक कर ली होगी। बुक भी मैंने शेयर कर दी थी सॉफ्ट कॉपी, जिन बच्चों के पास अगर अभी तक नहीं है। अच्छा, एक ये बेटा फाइल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, पीपीटी है, इसमें चैप्टर 1 2 3 लिखा हुआ होगा, इसका नाम ही चैप्टर 1 2 3 है। तो इसमें ये फाइल अब मैं रोज रोज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी, जब तक हमारी चैप्टर 3 कंप्लीट नहीं हो जाता। आप समझो कि यही फाइल हमारी, यही पीपीटी चलनी है। जब हम चैप्टर 4 पे आएंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ कैमरा की चीजें शेयर कर दूंगी। इसके अंदर तकरीबन 90 या जितनी भी स्लाइड्स हैं, तो ये वाली जो पीपीटी है इट कवर्स 3 चैप्टर्स। इसलिए मैंने इसका नाम भी ऐसा रख दिया है 1 2 3, ताकि बच्चों को नाम से भी आई। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप लोगों के साथ असेसमेंट भी मैंने शेयर करनी है, एक फाइल वैसे तो मैंने भी की है। सॉरी फॉर द डिले, असल में हमारा ये फाइल ऑलरेडी मैंने अभी आप लोगों के साथ सुबह शेयर की है, लेकिन जाहिर बात है आप लोग क्लास में होते तो अभी आप लोगों ने व्हाट्सएप आई होप चेक नहीं किया होगा ड्यूरिंग क्लास। अच्छा, ये आईकेप की तरफ से बेटा हमें जो है वो एक फाइल शेयर की गई है पीडीएफ, कि वो आपके बेसिकली चेकिंग कैसे करेंगे या असेस कैसे करेंगे, वैल्यूएट कैसे करेंगे आपके पेपर को या आपके एग्जाम को, क्या क्या चीजें वो माइंड में रखकर आपके पेपर को चेक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको ब्रीफली करेंगे, लेकिन आप लोगों के साथ मैंने ये फाइल शेयर की कि इसी वक्त ओपन करके इसको जरा डीप स्टडी करना, ताकि ये चीजें माइंड में रखो कि ओके इसको भी वो चेक करेंगे, इस चीज को भी वो चेक करेंगे, इस चीज को भी वो चेक करेंगे, तो मुझे इसका ख्याल रखना है कि मेरी यहाँ मिस्टेक्स कम से कम। अच्छा, पहला इन्होंने ये दिया हुआ है कि प्रेसी राइटिंग जो है आपकी, जो पैसेज को हम छोटा करके लिखते हैं, वो 10 मार्क्स का है। उसको वो किस तरह असेस करेंगे, किस तरह मार्किंग करेंगे आपके पीछे वाले बच्चों को नजर आ रहा है? ओके।
वो ये देखेंगे कि आपने एक सूटेबल टाइटल दिया है पैसेज का कि नहीं दिया है, ठीक है। डिसाइड सूटेबल थीम ऑफ द पैसेज, यानी कि थीम मतलब टाइटल देना। आपने अपने ओन वर्ड्स यूज किए हैं या पैसेज में से ही सारे अल्फाज उठाकर उनको शॉर्ट फॉर्म में करके आपने जो है वो एक पैसेज बना दिया। आपने अपने वर्ड्स यूज किए, अपनी लैंग्वेज यूज की है कि नहीं। प्रेजेंट द की आइडियाज क्लियरली, जो भी इंपॉर्टेंट आइडियाज उस पैसेज में हैं वो आपने क्लैरिटी के साथ उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाकर अपने ओन वर्ड में लिखा है, या थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ आपने लिखा है कि पढ़ने वाले को 2 से 3 दफा पढ़ना पड़ेगा कि उसने क्या लिखने की कोशिश की है। क्लैरिटी आपके काम में है कि नहीं है। ऊपर नीचे नीचे की चीज ऊपर तो नहीं है जो उन्होंने स्टार्ट में कही है, फिर मिडिल में कही है, एंड में कही है, या सेकंड नंबर पे कही, हम भी उसी तरतीब से अपनी प्रेसी राइटिंग बना रहे हैं, या बस हमने कहीं भी इंफॉर्मेशन डाल दी है कि जी सारी इंफॉर्मेशन मैंने पैसेज में डाल दी है, ऊपर नीचे कर भी दूं तो खैर है। अगर वो ऊपर नीचे इंफॉर्मेशन होगी तो वो मार्क्स कटेंगे उसके। वो जय कह रहे हैं कि जिस तरह आपने पैसेज आपको बना के दिया है उसका एक स्टार्ट है, तरीके का मिडिल है, तरीके का एंड है, उसी तरह आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, उसको ऊपर नीचे आपने नहीं करना है। तो वो इस चीज को भी चेक करेंगे। करेक्ट ग्रामर आपका है कि नहीं है, स्पेलिंग आपकी करेक्ट है कि नहीं है, अप्रोप्रिएट विकैबुलरी आपने यूज की है कि नहीं की है। ये जो 3 चीजें ये आपको अभी नीचे काफी क्वेश्चंस के अंदर ये 3 चीजें आपको मिलेंगी रिपीटेडली। के ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्पेलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो आपकी विकैबुलरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वर्ड चॉइस आप लोगों की अप्रोप्रिएट है कि नहीं। जहाँ रिक्वेस्ट करनी है उधर रिक्वेस्ट कर रहे हो, कहीं ऑर्डर तो नहीं कर रहे हो, कहीं आपने थोड़ा सा फर्म होना है तो बहुत ज्यादा लीनियंट लैंग्वेज या बच्चों वाली लैंग्वेज यूज तो नहीं की हुई है। किसी को इनवाइट करने के लिए ईमेल कर रहे हो तो कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप उसको कर रहे हो, या आपने कहीं मार्केटिंग का कोई लेटर लिखना है तो धमकी वाला फील तो नहीं आ रही है कि आप अगले बंदे को थ्रेटन कर रहे हो। तो वो आपका जो वोकैबुलरी है, वर्ड चॉइस है, वो ये देखना है कि आपकी ठीक है कि नहीं है। वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आपने यूज नहीं करने। प्रेसी राइटिंग के अंदर जितने सिंपल लैंग्वेज हम लिखेंगे उतना अच्छा है। द लेंथ ऑफ द प्रेसी वो ये चेक करेंगे कि हमने जो 95 टू 100 वर्ड्स आपको दिए थे, आपने कहीं से कम ज्यादा तो नहीं लिखे, उसको भी माइंड में रखते हुए वो आपकी मार्किंग करेंगे। तो दीज आर सर्टेन क्राइटेरियाज, या आप समझो कि टिक बॉक्स है कि वो उनको टिक करेंगे कि हाँ बच्चे ने लैंग्वेज भी ओके हो गया, उसकी वोकैबुलरी भी अच्छी थी, उसने जो है वो तरतीब से भी चीज लिखी हुई थी, उस चीज को वो टिक एंड क्रॉस करते चल जाएंगे, उस हिसाब से वो मार्किंग करेंगे। इधर तक क्लियर है सबको? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना जरूरी है कि हमारे पेपर असल में चेक कैसे होगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है ये जरा खुद पढ़िएगा। नो मार्क्स, ये नहीं कि कम मार्क्स, नो मार्क्स। खुदा ना खास्ता 10 में से 0 मिल सकते हैं। Marks are going to be cut, no marks are going to be awarded. For Prezi, a words or statements are directly copied from the given topic. Unnecessary information हमने अपनी प्रेसी राइटिंग से नहीं उठानी है। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो ऑब्वियसली हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हम एज इट इज उठाएंगे। किसी बुक का नाम है, किसी साल का उन्होंने मेंशन किया है, जैसे कोविड आया था 20 कब आया था 2019 में, तो वो हम चेंज नहीं करते थे, हम उसको 2017 तो नहीं बना सकते। ऐसी सर्टेन चीजें दैट वी कांट चेंज, जो प्रॉपर नाउन है वो तो ऑब्वियसली हम एज इट इज उठाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो हमने अगर एज इट इज उठाई तो फिर हमारे मार्क्स, क्योंकि नो मार्क्स उन्होंने कह दिया। क्योंकि ये वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी प्रेसी राइटिंग की कि आपके सामने जो चीज दी गई है उसको समझना है और उस चीज को अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे कि आपको किस हद तक अंग्रेजी समझ में आ रही है हमारी दी हुई, और आप समझकर हमें कितनी अच्छी अंग्रेजी में कोई चीज प्रोड्यूस करके दे रहे हो। जगह आपकी ये दोनों स्किल्स को टेस्ट करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग यानी कि इनपुट और आउटपुट, वो दोनों चेक होंगी आप। प्रेसी राइटिंग का क्लियर है? अब ऐसे राइटिंग पे आते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो बेटा बताइएगा। ओके, 1 4 पे आया। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ओके। फौजिया को वॉइस नहीं आ रही, बच्चे ऑनलाइन आप बताइएगा कि कोई इशू आ रहा है आवाज का। अब फौजिया क्लियर का मतलब कट के आ रही है या व्हाट टाइप ऑफ क्लैरिटी डू यू मीन? ये 3 चीजें देख रहे हैं आप इधर की, यूज ऑफ ग्रामर,
स्पेलिंग और वोकैबुलरी, ये तीनों चीजें, ग्रामर को चेक करेंगे, स्पेलिंग को चेक करेंगे, वोकैबुलरी को चेक करेंगे। उसके ऊपर अगर हम देख रहे हैं कोहेजन एंड कोहेरेंस ऑफ आइडियाज, यानी कि तरतीब से सही ऑर्गेनाइज या सही अरेंज किए हुए हैं अपने आपने अपने आइडियाज को और अपने पैराग्राफ को, कि नहीं कि आपने कहीं ऊपर वाला पैराग्राफ नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाले पैराग्राफ की कर दी है या की ही नहीं है, इनकम्प्लीट ऊपर वाले पैराग्राफ को छोड़ दिया है, ऐसी फील आप दे रहे हो कि आप लिखते लिखते आपने अब्रप्टली उसको खत्म कर दिया पैराग्राफ को और एक नया पैराग्राफ आपने शुरू कर दिया, तो वो इन चीजों के ऊपर भी मार्किंग देगी कि आपने एज अ होल हमें कोई चीज दी है या उसके अंदर में हमें खुद समझना पड़ रहा है कि आप क्या लिखना शायद चाह रहे हैं। उसके बाद अच्छा जी, यहाँ यूज ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो हम वोकैबुलरी में पढ़ेंगे, इडियम्स जिसको हम मुहावरे बोलते हैं, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके सर्टेन होते हैं, वो फ्रेजेस होते हैं, सर्टेन ग्रुप ऑफ, उर्दू में भी होते हैं और अंग्रेजी में भी होते हैं, तो वो आपने इस्तेमाल किए हैं या नहीं किए हैं, और अगर किए हैं तो सही वाले किए हैं या गलत वाले करते हैं, तो ये इन चीजों के ऊपर मार्किंग करेंगे। और दूसरा लेंथ ऑफ पैसेज, जो हमने 150 वर्ड दिए हैं तो बच्चों ने 150 तो नहीं लिखा है उसके ऊपर भी वो चेक करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स अगर कम है तो उसकी भी जो है ना नंबर कम मिलेंगे। अब यहाँ उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि फलानी चीज को हम इतने मार्क्स काटेंगे, फलानी चीज को हम इतने मार्क्स काटेंगे, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमें इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बच्चों के पेपर्स को चेक करें, तो इसलिए टीचर्स भी आपको नहीं बता सकते कि बेटा इसके 2 मार्क्स कट जाएंगे, इसके कट जाएंगे, तो ओवरऑल हमने ये माइंड में रखना है कि ये वाली गलतियां हम ना करें, क्योंकि इनको ही माइंड में रखते हुए वो चीजों को चेक करेंगे। अच्छा जी, अब लेटर आता है आपका, लेटर का आपका फॉर्मेट ठीक है जो आईकैप की तरफ से दिया गया है कि नहीं? अभी जितने भी फॉर्मेट्स हमें पढ़े हुए हैं, हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा, डिफरेंट आप लोग के फॉर्मेट्स हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया में मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं लेटर के, हमने सिर्फ आईकैप वाले को फॉलो करना है, ठीक है? कीप दैट इन माइंड कि व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू हैव ऑलरेडी, उसको मैं ये नहीं कह रही माइंड से डिलीट कर दो, उसको फिलहाल किसी कोने वाले बॉक्स में डाल दो, जब तक पेपर नहीं हो जाता हमने आईकैप वाले को फॉलो करना है। उसके बाद हो सकता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो ये आईकैप वाला ही फॉलो होता हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में वो वाला फॉलो होता है, तो आपको मैंने इंटरमीडिएट में पढ़ा था, तो इसलिए डिलीट नहीं करो उसको अपनी मेमोरी से या माइंड से, उसको एक साइड पे कर दो ताकि आपके पास जगह बन जाए माइंड में कि अच्छा ये फॉर्मेट भी होता है। तो चेक करेंगे कि आपको सही तरीके से फॉर्मेटिंग की है कि नहीं की है, फिर वो बॉडी को चेक करेंगे, जो पैराग्राफ्स होंगे वो आया आपने टॉपिक पे लिखी है कि नहीं लिखी है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं डाल दी है नंबर ऑफ वर्ड्स को पूरा करने के लिए, कहीं गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं डाल दी, गैर जरूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं डाल दी, इंफॉर्मेशन मिसिंग इंफॉर्मेशन तो आपकी कहीं नहीं है, नंबर ऑफ वर्ड्स तो आपके पूरे हैं लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, इंफॉर्मेशन आपके नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे लेकिन आपने टॉपिक पे 100% नहीं लिखा, तो वो इन आपका चेकिंग करेंगे। अगेन ग्रामर, स्पेलिंग और वोकैबुलरी यहाँ भी है कि ग्रामर सही हो, स्पेलिंग सही हो, वोकैबुलरी आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। लेटर राइटिंग या ईमेल राइटिंग या मेमो राइटिंग जो आपकी प्रोफेशनल या ऑफिशियल राइटिंग होती है उसमें इडियम्स और फ्रेजेस नहीं डालते, तभी उन्होंने यहाँ मेंशन ही किया कि हम आपको फ्रेजेस को भी मार्किंग करेंगे। वो आपकी क्रिएटिव राइटिंग में आती है जो कि ऐसे राइटिंग, आपकी 2 टाइप्स ऑफ ऐसे को चेक कर राइटिंग को वो चेक करेंगे कि आप प्रोफेशनल राइटिंग कैसे करते हो और क्रिएटिव राइटिंग कैसे करते हो। ऐसे इज गोइंग टू बी द क्रिएटिव राइटिंग, और लेटर, ईमेल, मेमो वगैरह जो ऑफिशियल होते हैं प्रोफेशनल राइटिंग है। तो हम दोनों के अंदर उन्होंने डिफरेंस देखना है, आपकी वर्ड चॉइस का, आपकी टोन का, आपके स्टाइल का, जिस स्टाइल में आप अगर क्रिएटिव राइटिंग करें उस स्टाइल में आप प्रोफेशनल राइटिंग नहीं करें, वो दे आर गोइंग टू चेक इन द डिफरेंट वे कि टोन और स्टाइल आपका डिफरेंट होना चाहिए। तो इस वजह से प्लीज माइंड में रखना कि क्रिएटिव राइटिंग में हम इडियम चूज करेंगे, ऐसे के अंदर लेटर्स, ईमेल और मेमो के अंदर हमने इडियम्स नहीं करने, क्योंकि इडियम बच्चे वो होते हैं मुहावरे होते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, फॉर एग्जाम्पल। अब जिसको अगर इसका मतलब नहीं आता तो वो क्या कहेगा कि लिटरल मीनिंग लेगा वो कि कोई काऊ होगी और स्टिक होगी। अब उसके आगे बेचारा कोई अगर नया बंदा है तो उनको समझ नहीं आएगा कि काऊ और स्टिक का क्या करना है, एक डंडा है और एक भैंस है, उसका क्या करूं, तो कंफ्यूजन क्रिएट। तो इस वजह से मुहावरे हम
प्रोफेशनल राइटिंग में भी डालते हैं। प्रोफेशनल राइटिंग में हमने टू द पॉइंट बात करनी होती है, मैक्सिमम क्लैरिटी के साथ, सिंपल तरीन लैंग्वेज में, चाहे वो उर्दू में, अरबी, चाइनीज में लिख रहे हो ईमेल, और चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो, टू द पॉइंट और एज सिंपल एज पॉसिबल। उधर हमने अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखानी, उसके लिए क्रिएटिव राइटिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। इधर तक क्लियर है लेटर तक असेसमेंट्स कि कैसे चेक करेंगे वो। इसके अलावा भी जब आप घर में इसको खोल के फाइल को पढ़ो, कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो, कोई चीज समझ तो मुझे वॉइस नोट मेरे साथ शेयर करो कि मैंने खोला था, पढ़ा था, ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, इसको कैसे वो चेक करेंगे, तो बाय ऑल मीन्स आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉल्स नहीं करना, जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी, वॉइस नोट कर दो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, कमिंग टू द रिपोर्ट, इसको हम नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है लॉन्ग रिपोर्ट, कल बताया था कि आपके करिकुलम में है, आपकी बुक में है, लेकिन वो लॉन्ग लॉन्ग रिपोर्ट आपको देंगे नहीं, उसके अंदर पेपर के अंदर शॉर्ट रिपोर्ट आएगी आपकी। लेकिन कीप इन माइंड कि जो रिक्वायरमेंट है ना, वही आपकी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज सही हो, आपके वर्ड चॉइस सही हो, स्पेलिंग सही हो, ग्रामर सही हो, जो टॉपिक रिपोर्ट का दिया उसके ऊपर ही आपने लिखा हुआ कि गैर जरूरी इंफॉर्मेशन ना डाल दियो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डालनी थी वो कहीं तो नहीं गई है। जो लेटर ईमेल की रिक्वायरमेंट है वो ही आपके रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। उसके अंदर भी आपने कोई भी फ्रेजेस और इडियम्स नहीं डालने, सीधी सीधी टू द पॉइंट सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको बात करनी है। क्लियर है? गुड है। अच्छा, अब या तो मैंने आपको देंगे या लेटर देंगे या आपको मेमो देंगे या सर्कुलर वगैरह देंगे। तो अब उन्होंने कहा कि अगर हम आपको मेमो दे देते हैं तो मेमो पे कैसे आपको असेस करेंगे, किस तरह मार्किंग करेंगे। आपका ओवरऑल फॉर्मेट देखेंगे कि टू फ्रॉम डेट और सब्जेक्ट फलाना फलाना जो भी उसका बेसिक फॉर्मेट है मेमो का, वो आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, सब्जेक्ट लाइन लिखी है कि नहीं लिखी है, की तरह बॉडी को असेस करेंगे वो कि अंदर बॉडी मैटर में आपने अगेन इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं डाली, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, टॉपिक के ऊपर लिखा था, एक लाइन छोड़ी थी हर पैराग्राफ के बीच में, वगैरह वगैरह। पहले पैराग्राफ के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं डाल दी, वो हम जब पैराग्राफिंग करेंगे तो उस वक्त देखेंगे कि क्या डालना आता है। करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग और वोकैबुलरी इधर भी है। और क्योंकि ये प्रोफेशनल है, इसके अंदर भी कोई इडियम और फ्रेजेस नहीं लिखे होंगे। तो ईमेल हो गया, लेटर हो गया, मेमो हो गया, सर्कुलर हो गया या मेमो रिपोर्ट होगी, ये पांचों चीजें आपकी प्रोफेशनल राइटिंग है। इडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं करना, टू द पॉइंट बात करनी है, सीधे सीधे अल्फाजों में, कि मैक्सिमम हमारी कोशिश ये हो कि हम जिसके लिए मैसेज लिख रहे हैं उसको पहली दफा में ही पढ़कर वो मैसेज समझ में आ जाए, उसके माइंड में कहीं सवाल और खिचड़ी ना पकड़ी हो कि ये बंदा ये कहना चाह रहा था या ये बंदा ये कहने की कोशिश कर रहा था, एज सिंपल एज पॉसिबल। ताकि कारोबारी या दफ्तरी काम में ना ऐसे होते हैं कि जल्दी जल्दी वाले होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, आपको टास्क आया जल्दी से करके आप ले आओ, तो जो मैं आपको बता रही हूँ, चाहे मैं ओरली बता रही हूँ चाहे रिटन फॉर्म में, तो मैं भी तो, मेरा भी तो काम है ना कि सही तरीके से मैं आपको कन्वे करूँ, तभी तो आप वो काम करके दोगे। मैं जैसे आपको बताऊंगी आपने अपने हिसाब से समझ कर मुझे वैसा ही काम दे देना है। अगर मैंने ही आपको इंस्ट्रक्शंस गलत दी हैं या रिक्वेस्ट आपको गलत तरीके से की है तो आप भी आधा पौने काम करके, तो इससे सिर्फ करने वाले की गलती नहीं होती कि जो आपने काम गलत करके दे दिया, जो सेंडर है जो मैसेज सेंड कर रहा है उसकी भी तो गलती हो सकती है। हो सकता है देने सेंड करने वाले ने मैसेज वो इतना कंफ्यूजिंग मैसेज था कि सामने वाले को जो समझ में आया उसने अपने हिसाब से वो काम कर लिया। तो इट गोज बोथ वेज, सेंडर की भी गलती हो सकती है अगर मिसकम्युनिकेशन हो रही है, और रिसीवर की भी गलती हो सकती है अगर कोई मिसइंटरप्रिटेशन या मिसकम्युनिकेशन। वी नीड टू कीप इन माइंड कि हम हर दफा सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते, मैंने तो सारी इंस्ट्रक्शन दे दी तुम्हें समझ में नहीं आया। अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करने की भी जरूरत है कि मेरी भी गलती हो सकती है, आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन, चाहे एआई की भी मदद ले रहे हो फिर भी। अच्छा जी, दैट इज ऑल अबाउट द असेसमेंट। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है कि वो कैसे आपकी मार्किंग करने वाले हैं? गुड है। और थोड़ा थोड़ा कल वाला लेक्चर भी समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस होना है ना इस सब्जेक्ट के लिए। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स की हम तैयारी करके आए हैं इंटरमीडिएट में, इस सब्जेक्ट की हम वैसे तैयारी नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है, एक्स्ट्रा फोकस होने की जरूरत है।
हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर, इनसे कामयाबी इंसान को हासिल होती है। जी चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करने वाले हम, 3 स्टेप्स हैं आपके राइटिंग प्रोसेस के। एक है आपका जिसमें वो डिवाइडेड इनटू 2, प्लानिंग है और आइडिएशन है। फिर नंबर 2 पे आपका ड्राफ्टिंग है और नंबर 3 पे आपका रिव्यू है। ये 3 चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर करनी है। प्लानिंग क्या होती है? सेलेक्टिंग पर्पस, रिसिपिएंट, कंटेंट एंड मीडियम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अभी हम प्लान कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज का लेक्चर प्लान कर रही थी कि असेसमेंट भी करवाना है और मैंने आप लोगों के साथ वो साहब की जो गार्ड है उनकी तस्वीर भी शेयर करनी है और एक पेपर भी आप लोगों के साथ अभी लास्ट क्वेश्चन करना था, तो मैंने अपना आज का लेक्चर का पर्पस सेलेक्ट करना था। ठीक है, कि क्या मेरा पर्पस होगा आज का, रीजन क्या है कि मैंने ये सारी चीजें जो है आज के लेक्चर के अंदर डालनी है या सोच रही हूँ डालना, मेरा रीजन क्या है। उसके बाद कौन है, अगर मैं ये समझूं कि मेरे बच्चे वो हैं कि जो पहले से सारा कुछ पढ़ के आए हुए हैं या समझ के आए हुए हैं, वो रिपीट कर रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से अपने लेक्चर को डिजाइन करूंगी। लेकिन अगर मुझे पता हो कि ये बच्चे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी पहली दफा ये लेक्चर्स दे रहे हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करूंगी। मैं रिविजन नहीं करा सकती आप लोगों को क्योंकि अभी आप लोगों ने जो है वो पढ़ा हुआ नहीं है। तो आपको सामने रखने की जरूरत है जब आप अपना मैसेज क्रिएट कर रहे हो या प्लान कर रहे हो कि मेरा रिसीवर या रिसिपिएंट, ये एक ही चीज होती है, सामने वाला। इसके 3 वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, रिसीवर हो सकता है, रिसिपिएंट हो सकता है, ऑडियंस हो सकते हैं, कि जिनके लिए आप अपने मैसेज को बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, चाहे वो रिटन हो जाए चाहे वो ओरल मैसेज हो जाए। मेरा आपने माइंड में रखना है कि मेरा रीजन क्या है अपनी पीस ऑफ राइटिंग करने का, मेरा रिसीवर कौन होने वाला है, कोई एक इंसान है या 2 इंसान है या 10-15 इंसानों को मैंने भेजना है, लोगों को भेजना है, मेरा कंटेंट क्या होने वाला है, जो मैंने उस मैसेज के अंदर पैराग्राफिंग करनी है, वो मेरा कंटेंट क्या होगा, मेरा मटीरियल, मेरी वर्ड चॉइस क्या होगी, मैं बात को कैसे कन्वे करूंगा तरीके से, टोन भी मेरी ठीक है, स्टाइल भी मेरा ठीक है। तो आपके कंटेंट के ऊपर बहुत ध्यान देना है क्योंकि मैंने ये तो सोच लिया है कि मेरा रीजन है आज का, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने सारी सारी चीजें आज बच्चों को लेक्चर में डिलीवर करनी है। मेरे रिसीवर भी मुझे पता चल गया मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मेरा कंटेंट किस तरीके का होने वाला है, ऐसा होगा कि उनको आज मेरी कोशिश तो यही होगी कि मेरा मैसेज बच्चों को बेहतरीन तरीके से समझ में आए, तो उस हिसाब से मैंने अपने कंटेंट को डिजाइन करना है होगा। आप ये समझो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर हूँ, तो जैसे मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाऊं या ग्रामर पढ़ाऊं या कुछ करूं, मैं क्लास 1 2 3 के बच्चों को उस लेवल के ऊपर तरीके से नहीं पढ़ा सकती। वो मटेरियल मैं क्लास 2 3 के बच्चों के साथ शेयर नहीं कर सकती जो मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाते हुए करूँ, क्योंकि उनका लेवल कुछ और है। चाहे मैं अंग्रेजी का ग्रामर ही पढ़ा रही हूँ तो आपका लेवल कुछ और है, जो बड़े बच्चे होते हैं। तो मुझे सामने वाले को मद्देनजर रखना है, मेरा कंटेंट वही है इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर पढ़ाना, लेकिन सामने वाले को माइंड में रखते हुए मुझे अपने उस लेक्चर को डिलीवर करना होगा और उस तरीके से डिलीवर करना होगा। तो अहमियत बहुत ज्यादा होती है कम्युनिकेशन के अंदर आपके रिसीवर की, कि मैं मुझे तो पता है कि मैंने क्या मैसेज कन्वे करना है, आया मेरे सामने वाला जो रिसीवर है उसको समझ में आएगा, उस हिसाब से मैंने कंटेंट बनाना है। उसके लेवल पर जाकर उसके बारे में सोचकर उनको समझ में आ जाएगा नहीं आएगा, ओके ज्यादा फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाइनीज सीख, तो अगर चाइनीज टीचर है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक सिर्फ चाइनीज ही बोलती रहे या बोलता रहे हमें सिखाने के लिए, तो हमें शायद समझ में ना आए, तो उसको अपनी दूसरी लैंग्वेज भी यूज करनी चाहिए कि ताकि हमें मैसेज समझ में आए। तो हमें कंटेंट को बहुत तरीके से डिजाइन करना होता है अपने ऑडियंस को और अपने पर्पस को माइंड में रखते हुए, मेरे सामने वाले को समझ में आए। फिर कंटेंट डिजाइन करने, हम मटीरियल क्रिएट कर लेते हैं, हमारा मीडियम क्या होगा, जरिया क्या होगा वो मैसेज कन्वे करने का। मैं ईमेल के थ्रू करूंगी, मैं लेटर लिखूंगी, मैं टाइप करवाऊंगी टाइपिस्ट से या सेक्रेटरी से, खुद टाइप करूंगी, प्रिंट करवाऊंगी। अगर मेरा ऑफिस में रिटन की बात करें ना, इसमें हमारा टॉपिक ऐसा है कि राइटिंग ही बात हो रही है, मैंने करना है या मैंने टेक्स्ट करना है, व्हाट्सएप के ऊपर करना है, मैंने एसएमएस करनी है, वो भी तो रिटन ही है। तो मेरा मीडियम क्या होने वाला है जो मैंने सामने वाले को अपना मैसेज भेजना है, नोटिस बोर्ड पे लगाना है या वो बाहर जो आपकी वो फ्लेक्स सी बनी हुई इतनी बड़ी बड़ी, वो उस तरह हमने प्रिंट करा के लगाना है। तो मेरा मीडियम क्या होगा कि मेरा मैसेज सामने वाले तक पहुंचेगा। अब यही हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं आप लोगों को कि जी हम नई क्लास स्टार्ट कर, तो ये तरीका है। और दूसरा ये कि वही फ्लेक्स बना दिया सामने लगा दी,
और ये उसके जरिए भी आपको वही मैसेज मिल गया। तो मेरा मीडियम क्या होने वाला है कि मैं अपना मैसेज जो मैंने क्रिएट किया है प्लान अपने ऑडियंस के लिए प्लानिंग करके इस रीजन की वजह से, इस पर्पस की वजह से, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द मीडियम, जरिया या चैनल जिसको कहते हैं, वो क्या होगा मेरा, कि मैंने इसको भी माइंड में रखा। अच्छा जी, नंबर 2 पे आपका इसी का पार्ट है आइडिएशन, कि अब आपने ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए अपने आइडियाज को क्रिएट करना है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल इजी वाला, कि यहाँ से आप लोगों को एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए, किसी बच्चे को घर जाना है, गाँव जाना है या कुछ है, तो आपको पर्पस पता है, रिसिपिएंट आपको पता होगा कि प्रिंसिपल को या वाइस प्रिंसिपल को या एडमिन को आप मेंशन करोगे, कंटेंट उनके हिसाब से ही बनाओगे कि ओके उनको बुरा भी ना लगे, प्रोफेशनल हो। मेरा रीजनिंग साउंड होनी चाहिए कि मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए एकदम स्टार्ट ऑफ द सेशन में, तो क्यों ले रहा हूँ या ले रही हूँ मैं छुट्टी, तो मेरा कंटेंट उस तरीके का होना चाहिए ताकि वो वाकई उसको थोड़ा सा ध्यान दे के हाँ बच्चे के साथ को मसला है। फिर मैंने, या कोई अच्छी बात भी है फॉर दैट मैटर, अगर भाई की शादी है, बहन की शादी है, मीडियम क्या होने वाला है, मैं उनको टेक्स्ट करूंगा या उनको लेटर लिखूंगा या ईमेल करूंगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द मीडियम ऑफ दैट। अब उसके लिए आपने सोचना भी तो है ना, ये तो सोचना कि एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए और तरीके से लिखना है, लेकिन अब आप किस तरह अपने उस मसले को या उस रीजन को, फिर मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए, फलाने दिन से फलाने दिन तक चाहिए, क्यों चाहिए, उसके लिए आइडियाज निकालने पड़ेंगे माइंड से, ताकि आपका जो कंटेंट है वो अच्छे तरीके से तैयार हो। उसके लिए आप, ये टर्म यूज होती है आइडिया जनरेशन, या इसको आइडिएशन कहते हैं, इधर का यूज, इधर से हमने माइंड से अपने आइडियाज को निकालना है। हमें ब्रेन का क्या मतलब होता है, दिमाग ना, उससे समझ में आता है। स्टॉर्म का क्या मतलब होता है, तूफान, यानी कि इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर, तो हमने अपने माइंड के अंदर थोड़ी सी वो जो है ना, इधर से उधर, उधर से इधर इंफॉर्मेशन अपनी माइंड में करनी है आइडिया निकालने के लिए, कि अब मैंने अप्रोच किस तरह करना है प्रिंसिपल को या वाइस प्रिंसिपल को तरीके से, ताकि वो एक्सेप्ट कर एक हफ्ते की लीव और उसको डिनाई या रिजेक्ट ना करे। तो आपका सेकेंड स्टेप जो आ जाता है प्लानिंग के बाद, वो होता है कि अब आपने सोचना है कि मैंने आइडियाज किस तरह निकालने। अब ये सारा कुछ हमने प्लान कर लिया, आइडियाज भी निकाल लिए कि मैं ये तरीकों से उनसे बात करूंगा और पता बता दूंगा, ज्यादा ज्यादा वो कहेंगे तो मैं उनको कह दूंगा कि फलाना नंबर भाई उनको कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि ये जेन्युइन मसला है या बाकी कोई जेन्युइन कुछ है जिसकी वजह से जा रहा हूँ। ये सारे आइडियाज आपने एक जगह रख दिए, अभी आपने असली वाला लिखना शुरू नहीं किया। सेकेंड स्टेप अब आपका आता है कि अब आप ड्राफ्ट बनाते हो, लिखने बैठते हो, अब असल के अंदर जो आपने प्लानिंग कर दी है। इसका एग्जांपल है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से या सिंपल, तो मुझे तो लगता है वो ये होता है कि कहीं अगर हमें जाना है, अभी हम कह के हम लोग जो है ना 2 दिन की ट्रिप पे मरी जा रहे हैं सारे, ठीक है, सीएपी वाले आप लोगों को भेज रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 2 दिन के लिए कुछ तो पैकिंग करेंगे ना हम। अब ये सोचो कि पहले क्या सोचो कि कहाँ जाए, अब अगर मरी और नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं तो शायद आजकल कुछ जरा ठंड हो गई हो तो कोई एक जैकेट वगैरह उठानी होगी, तो वो भी क्या है, प्लानिंग चल रही है, अभी गए तो नहीं हो ना मरी, तो प्लानिंग चल रही है। उसके बाद फिर अपने अम्मी को कहोगे या खुद कहोगे कि बेड के ऊपर जो है ना वो अपने सारे कपड़े आपने निकाल के रख दिए, पैकिंग करना शुरू किया अभी आपने, तो आपका जो आप समझो कि ये जो रफ ड्राफ्ट है, ये उससे पहले की जो चीज आप प्लानिंग में कर रहे हो वो ये है कि मैंने क्या क्या कपड़े लेके जाने हैं। अब जब वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, बेड के कोने पे रख दी हैं, उसके बाद अपने उस बैग में जो आप डालने लगे हो चीजें, वो आप समझो कि आपका रफ ड्राफ्ट वाला स्टेप है, कि मैंने जो चीजें प्लान की थी मैंने वो डाल दी है। जैसे हम नहीं कहते चार्जर डाल दिया है और हेयर ब्रश डाल दिया है, कपड़े डाल दिए, अगर हाइकिंग पे जा रहे हैं तो अच्छे जूते डाल दिए, तो माइंड में लिख थी, वो हमने जब बैग में डाल दिए, समझो वो हमारा रफ ड्राफ्ट वाला काम है कि हम अब जो प्लान किया था उसके नेक्स्ट स्टेप पे हम जा रहे थे, नाउ वी कैन स्टार्ट पैकिंग, कि हमने सारी चीजें टिक कर ली है, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। इसी तरह आइडियाज के अंदर जो मैंने सोचा था ये भी ठीक डाल दिया है, ये भी मैंने डाल दिया था, ये भी मैंने डाल दिया था, अब इसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की शक्ल देंगे, तो फिर आप टाइपिंग करना शुरू करोगे या हैंड रिटन करना शुरू करोगे, तो वो आपका रफ ड्राफ्ट कहलाता है, या उसको सिंपल ड्राफ्टिंग भी कहते हैं, जरूरी नहीं है कि वर्ड रफ साथ में लगे। जब भी कोई आपको कहे कि ड्राफ्ट बना के लेके आओ, तो इसका मतलब यही है कि अभी ये काम रफ है, इसमें ऐसे अगर आपसे हो जाएगी तो सामने वाला आपको डांटेगा नहीं, क्योंकि उसने खुद आपको कहा कि ड्राफ्ट बना के,
ड्राफ्ट का मतलब ही यही होता है कि अभी जो काम बातें शातें हुई है, पॉइंट्स डिस्कस हुए, उसको फिलहाल के लिए एक डॉक्यूमेंट की शक्ल दे दो। उसको फाइन ट्यून हम बाद में करेंगे, उसमें से जो भी डिलीट और वो निकालना करना है या गलतियां हैं वो बाद में देखी जाएगी। अभी एक ड्राफ्ट को बना के लेके आओ। ड्राफ्ट तो जरूरी नहीं कि ऑफिस में वो वर्ड ड्राफ्ट यूज करें, क्योंकि वो जरा बच्चों वाला टर्म हो जाती है। तो ड्राफ्ट का मतलब आप लोगों ने माइंड में यही रखना है कि अभी जो बातें हुई थी, जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, उसको एक पेपर की शक्ल देनी है। जी, जब हम ड्राफ्टिंग के ऊपर आते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन अभी तक, ओ काफी क्वेश्चंस है, सब पीछे देखना आता है। मैम आप ठीक से, अच्छा अब ठीक से आ रही है, वॉइस क्लियर है, पहले इशू था। ये जो है ना वो रोमन उर्दू पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। आप लोग लिखते भी तो शॉर्ट फॉर्म में हो ना, तो वो एक दूसरे को तो टर्म समझ में आती है। जी, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। जो पैराग्राफिंग कर रहे हो वो आपका जो है ना वो उसका प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइज या अरेंजमेंट जो पैराग्राफ की कर रहे हो वो आपकी इधर सही होनी चाहिए। ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको ऑर्गेनाइज सही तरीके से करना है। फर्स्ट नंबर के ऊपर, जैसे अगर मैं पैकिंग की एग्जांपल दूं, कि आपने माइंड में रखा था कि जूते सबसे नीचे रखूंगा, उसके ऊपर मैं फलानी चीज रखूंगा, साइड में मैं फलानी चीज रखूंगा, अपने जो शेविंग किट वगैरह है वो मैंने उस पॉकेट के अंदर रखनी है। तो वो जो प्लान किया था, तो जब पैकिंग कर रहे हो तो वो वही रखनी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आपको आदत है कि मेरी फलानी चीज वहां रहती है उस पॉकेट के अंदर और वहां नहीं है, इस पर निकालनी होगी, उस पर गड़बड़ होगी। तो इस वजह से जब प्लानिंग आपने की है, किस वजह से की थी, ताकि सही तरीके से अपनी पैकिंग करो। तो इधर भी हमने आइडिएशन और प्लानिंग वगैरह करी क्यों है, ताकि हमारी पीस ऑफ राइटिंग सही हो। तो अगर हम आगे गड़बड़ कर रहे हैं, वो बगैर उसको देखे लिस्ट को जो बनाई है बस अपने तौर पे लिखना या टाइपिंग करना शुरू कर दो, फिर गड़बड़ होगी ज्यादा। तो इस वजह से आपने माइंड में रखना है, जो मैंने प्लान किया था उसी तरीके से मैंने अपनी चीजों को, वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करना है पैराग्राफ में। वन में मैंने ये डालना था, टू में मैंने ये डालना था, थ्री में मैंने ये डालना था, फोर्थ पैराग्राफ में ये डालना था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसी के ऑर्डर अकॉर्डिंग आप डालोगे जो आपने एक साइड में लिस्ट या आउटलाइन बनाई है। हमारी आसानी के लिए होती है, बेसिकली है। बड़े बड़े राइटर्स भी इन चीजों को फॉलो करते हैं। इट्स नॉट दैट कि हम नए राइटर्स हैं या लिखने वाले हैं तो इस वजह से हमें फॉलो करना है। बड़े बड़े राइटर्स भी करते हैं ताकि गलतियां कम से कम हो, जो वो चाह रहे हैं वही एग्जैक्टली जो है वो उनके ऑडियंस तक पहुंचे। नंबर 3 पे है आपका, यानी कि रीचेक करना काम। अब रफ ड्राफ्ट बना लिया है, अब एक दफा आप अपने जो पैकिंग अगर कर लिया है तो एक दफा दोबारा से माइंड में ही सही रीचेक जरूर करोगे। तो बेड के ऊपर चीज तो नहीं रहेगी, बेड के नीचे तो मेरी जूती तो नहीं रहेगी जो मैंने डालनी थी। एक दफा रीचेक जरूर करेंगे, स्पेशली चार्जर्स का तो जरूरी करोगे। चार फोन के बगैर तो गुजारा, फोन मेरे पास है, चार्जर है कि नहीं। तो वो क्या हो रहा है, आप अपनी पैकिंग को रीचेक कर रहे हो। टिकट अगर लेना है, मुल्क से बाहर जा रहे हो, पासपोर्ट नहीं अगर होगा तो जा नहीं सकते, पैकिंग का क्या फायदा होगा। टिकट और पासपोर्ट तो एंड टाइम तक हम चेक करते रहते हैं कि इवन गाड़ी में बैठ के भी टिकट है कि नहीं है। तो वो क्या हुआ, आपने अपने जो ऑलरेडी काम कर चुके हो उसको रीचेक कर रहे हो। तो अपना रफ ड्राफ्ट बना चुके हैं किसी भी लैंग्वेज में, उसको अभी हम फाइनल ड्राफ्ट बनाने से पहले उस काम को चेक करेंगे, ताकि उसमें कोई गलतियां हो सकती है। क्योंकि अभी हमने एक रफ वर्क बनाया था, तो यहाँ हमने सर्टेन चीजों को, कुछ चीजों को रिमूव करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, वो अभी आगे जाके हम देखेंगे। तो बेसिक अगर मैं बोलूँ कि ये आपकी 3 चीजें हैं, जिस प्लानिंग करनी होती है कि किसके लिए मैं मैसेज बना रहा हूँ, क्या मेरा कंटेंट होने वाला है, किस जरिए से मैं भेजने वाला हूँ, मेरा सामने वाला रिसीवर कौन होने वाला है। उसके अकॉर्डिंगली आपने आइडियाज को जनरेट करना है। अगर क्लास, अगर अपना फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात वही वाली करती हूँ, क्लास 2 के लिए मैं लेक्चर बना रही हूँ तो मैं अलग तरीके से बनाऊंगी, मैट्रिक वालों के लिए अलग तरीके से बनाऊंगी। तो वो आपने उसके बाद तो वो आइडियाज को क्रिएट करते हो कि अच्छा अगर मैंने फॉर एग्जांपल ग्रामर बच्चों को पढ़ाना है तो वो मैं मुश्किल वर्ड्स वहां यूज नहीं कर सकती, आसान लफ्जों के साथ मैंने आसान एग्जांपल्स के साथ उसको पढ़ाना होगा क्लास 2। बड़े बच्चों के लिए मैं थोड़ी सी मुश्किल इंग्लिश के एग्जांपल्स भी या एक्सरसाइजेस भी शेयर कर सकती हूँ। तो वो आइडियाज आपने निकाले होते कि क्या चीज मैंने कहाँ डालनी है, फिर सही तरीके से अरेंज करना है मैंने, कि पहले मैंने बच्चों को ये चीज देनी है, फिर उसके बाद बच्चों को सेकंड स्टेप पे ये दूंगी, थर्ड पे ये दूंगी। अगर हम डिसऑर्गेनाइज होंगे तो तीसरा पहले पे पहला चौथे के ऊपर जा सकती है चीज।
फिर एंड में जब आप रफ ड्राफ्ट अपना बनाते आउटलाइन के अकॉर्डिंगली, फिर उसके बाद अपना रीचेक करते हो उस काम को अपने। इधर तक क्लियर है? तीनों स्टेप्स, ये आइडियाज प्लानिंग हो गई, किसको भेजना है ऑल दैट, फिर रफ ड्राफ्ट बनाओगे अपनी राइटिंग का, उसके बाद अपने ही राइटिंग को रीचेक करोगे। क्लियर है? ओके। ये चीज आप लोग को इस वजह से, प्लानिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, रिव्यू क्या होता है, कोई सवाल नहीं आएगा आपको पेपर में। कल हम लोगों ने पेपर डिस्कस किया है ना, देखा है 14 सवाल देंगे, किसी में था कि रिव्यू क्या होता है, किसी में था कि प्लानिंग क्या चीज होती है, आइडिएशन क्या होती है, कहीं कोई ऐसा सवाल नहीं था ना। लेकिन फिर भी ये करिकुलम का हिस्सा है, इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आगे जाके जब आप लोग ऑफिस में काम करोगे, आर्टिकलशिप्स करोगे, तो आपको तरीका पता हो कि पीस ऑफ राइटिंग करते कैसे। और इन्हीं चीजों को आप अपनी ओरल कम्युनिकेशन के लिए भी प्लान करते हो कि ओके मीटिंग पे जाना है, उधर सारी चीजें लिखनी तो नहीं है, मीटिंग में क्या कौन होंगे, ये होंगे ये होंगे ये होंगे ये भी होंगे, अच्छा मार्केटिंग वाला बंदा भी होगा, मेरी ऑडियंस कौन होने वाले हैं, मैंने एक टॉपिक पे किस किस रीजन की वजह से बुलाई है, ये भी तो होता है ना। सबसे पहले जब मीटिंग की मैंने बुलाई है, मेरे मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, उसके बाद जब मीटिंग में हम क्या कंटेंट डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स क्या होंगे हमारे, तो वो ओरल कम्युनिकेशन में भी ये चीजें फॉलो होती हैं। लेकिन हमारा क्योंकि बिजनेस राइटिंग का है, इस वजह से हम राइटिंग के प्रोसेस के ऊपर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बेसिकली आप ये समझो कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो आगे के लिए तैयार कर रहे हैं और इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि इवन दो ये पेपर में हम कुछ नहीं देने वाले, लेकिन फिर भी हमने करिकुलम में डाला है, तो इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए। सलामकुम बेगशाह। ब्रीफली ये मैंने पीआरसीएम मेंशन किया है, इसको जरा चेक करिएगा। एक टर्म है पीआरसीएम, गूगल भी करोगे तो मिलेगी आपको। अभी जब हमने पीछे डिस्कस की, पी से पर्पस, रीजन क्या है आपका लिखने का, आर से रेसिपिएंट यानी कि रिसीवर ऑफ योर मैसेज, सी से कंटेंट, जो पूरा आपका मटेरियल होगा, पूरा मैसेज होगा, चाहे वो आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो चाहे अदरवाइज, और फिर आपका एम से बनता है मीडियम, कि किस जरिए से किस चैनल से आप भेज रहे हो। ये पीआरसीएम को माइंड में रखना बहुत जरूरी होता है जब हम कोई भी पीस ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरल हो। ज्यादातर तो हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं कि हम अपने साथ ही बात कर रहे होते हैं, तो जब हम किसी के साथ बात करें तो ये चीजें पीआरसीएम को माइंड में रखने की जरूरत है। आप लोग की अटेंडेंस होगी? अच्छा, तो बस सुबह। और एनी क्वेश्चंस अभी तक, स्पेशली न्यू एंट्रेंट्स, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, सब क्लियर है? तो बता सकते हो कि अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो वी कैन रिव्यू दैट अगेन, या फिर अगर क्लास में नहीं बोलना चाह रहे हो तो फिर मुझे मेरे साथ वॉइस नोट शेयर कर दो, मिस ये चीज समझ में आएगी, ठीक है? अभी आई नो के थोड़ा सा शुरू शुरू में हेजिटेंट होता है बंदा क्लास के अंदर, चीजें मतलब क्वेश्चंस पूछना थोड़ा सा नॉट एम्बैरेसिंग बट डिफिकल्ट चीज लगती है। ओके, अभी हम क्लास को इधर ही एंड करते हैं, हमारा अलार्म बज गया है। व्हाट इज द टाइम वैसे? मेरी घड़ी वैसे आ गया थोड़ी सी। ओके, बट एज पर द स्केड्यूल दैट वाज शेयर्ड, आपकी हमारी 10:15 बजे तक क्लास है ना? ग्रुप में जो शेयर किया उसमें तो 10:15 है। तो कल रात को उन्होंने 10 o'clock शेयर किया है, यस उसके अंदर 10:15 है, बट रूम 11 है, हाँ चेंजेस भी आ सकते हैं। एनी हाउ चलो फिर हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल इधर ही से कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन का मैं बेटा मुझे जरा बताना मैसेज करके कि न्यू एंट्रेंट्स कौन कौन है। सारा है if I'm not wrong, मैसेज कर।
सारा आई एम न्यू हियर ओके। हाँ मुझे था कि ये सारा नाम नया लगता है। एनीवन एल्स? यहाँ से भी और न्यू एंट्रेंस नहीं आया, गुलाम अली। जी सारा एंड गुलाम अली, कोई क्वेश्चन कोई चीज समझ में ना आई हो, यू वांट एनी क्लैरिफिकेशन? अच्छा हमारे बेटा वीकली टेस्ट्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले बच्चे को जरा गौर से सुनना। हमारे वीकली टेस्ट्स होते हैं, उसके दो रीजन है। एक रीजन तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये देखना कि बच्चे क्लास में अटेंटिव हैं कि नहीं हैं, जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और वो डिलीवर किस तरह कर रहे हैं। इसका फायदा टीचर्स को भी होता है और स्टूडेंट्स को भी होता है कि आपको कभी कभी लग रहा होता है क्लास के दौरान कि ये चीजें समझ में आ गई हैं, लेकिन जब टेस्ट में अगर वो वही आंसर गलत हो जाए तो इसका मतलब है कि क्लास में जो कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा था मुझे, वो शायद मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तभी यहाँ तो हम अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर सेल्फ असेसमेंट होती है। कभी कभी बंदे को लग रहा होता है कि ये फलाने फलाने पॉइंट्स मुझे समझ में आ गए, लेकिन उसी उन्हीं पॉइंट्स को जब टेस्ट में अंदर तो और अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब है कि लेक्चर के दौरान जो मुझे फील की आई हैव कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंट्स, वो शायद समझ में नहीं आ रहा। तो आपका जो टेस्ट होंगे वीकली टेस्ट डे अभी आप लोग डिसाइड करके बताएंगे, थर्सडे या वेंसडे या जो भी अभी एडमिन बताएंगे। और हमारे जो स्लाइड्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं, स्पेशली ये वाली चैप्टर 1 2 3, उनमें से ही आपको टेस्ट आएंगे और आपके एमसीक्यूज बेस्ड है। जब तक कि हम अपना जो है वो चैप्टर नंबर 3 तक नहीं पहुंच जाते हैं, आपके एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट ही होंगे। उसके बाद फिर आपके रिटन टेस्ट होंगे, कभी आपको ईमेल दे देंगे लिखने को, कभी आपको रिपोर्ट दे देंगे टेस्ट में लिखने को, कभी लेटर लिखने को दे देंगे। जब हम एसेस कर लेंगे तो फिर जारी बात है टेस्ट के अंदर आप लोगों को एसेस भी आएंगे। लेकिन अभी जब तक हमने वो रिटन काम नहीं किया हुआ, तो टेस्ट आप लोग का एमसीक्यू जो सीएफई वाले लेंगे, और वो हमारी इन्हीं स्लाइड्स में से, ताकि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। जैसे एग्जांपल के तौर पर, और एमसीक्यूज हैं 4 ऑप्शंस हो गए या 5 ऑप्शंस, कि पीआरसी स्टैंड्स फॉर, और नीचे उसकी ऑप्शन होगी कि पीआरसीएम से क्या बनता है, आइडिएशन इज नेसेसरी फॉर, और उसके नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो वो ये देखना है कि आया बच्चों को वो पॉइंट्स जो जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं क्लास के अंदर वो किस हद तक समझ में आ रहे हैं, और दूसरा घर जाके पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि इनमें से ही टेस्ट आना है, तो इसका मतलब है जब इसको रिवाइज करोगे तो वो डबल काम हो जाएगा, क्लास में भी पढ़ लिया और टेस्ट के लिए इन्हीं स्लाइड्स को रिवाइज भी कर लिया। उससे भी आइडेंटिफाई हो सकता है खुद, क्योंकि ये चीज तो मुझे क्लास में समझ में आ गई थी, लेकिन अब ये फलानी स्लाइड तो मुझे नहीं समझ में आ रही है। इसका मतलब है कि मुझे या तो मुझसे पूछना है या खुद कॉन्सेप्ट क्लियर करने है, तो बाय ऑल मींस आप मुझसे उससे पूछ सकते हो कि मिस मैं टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये चीज या ये स्लाइड समझ में नहीं आई है, तो स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले और मेरे साथ शेयर कर दो, तो मैं उस पर आपको समझा दूंगी। उस वक्त नहीं तो चलो जब मैसेज देखूंगी उस वक्त आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह इसी नोट के ऊपर एंड करते हैं। सॉरी, टेस्ट बेटा आप लोग का ऑनलाइन होता है, गूगल क्लासरूम के ऊपर जो है वो अपलोड हो जाता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। आप लोगों को उसी वक्त करेक्ट और आंसर्स भी पता चल जाते हैं, टोटल मार्क्स आप लोगों को कितने आए वो आपको पता चल जाते हैं। और अगर कोई इनकरेक्ट आपका जो है जवाब होता है, उसका सही जवाब भी आपको उसी वक्त मिलता है। एमसीक्यू बेस्ड ऐसा है कि इंस्टेंटली आप लोगों को फीडबैक मिल जाता है। और कहीं कंफ्यूजन हो गई, मिस मैंने तो समझा था कि ये आंसर आएगा और मेरा तो ये गलत निकला है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि मिस ये क्यों ऐसा है, मुझे तो लगा था ये आंसर है लेकिन असल में ये आंसर है, तो मुझे मेरी कंफ्यूजन दूर कर दें, या ये ऐसा क्यों है। तो यू कैन इवन शेयर द टेस्ट विद मी, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि सही किया था लेकिन जो है वो आंसर फलाना निकला है, मैंने ए ऑप्शन की थी तो आंसर डी निकला।